हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल गणेशा वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री में सेल या बैटरियां पढ़ेंगे। दोस्तों, ये सेल या बैटरियां क्या होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इन सब को हम आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि हमने हमारे घर में देखा है कि सेल या बैटरियां होती हैं। अब ये सेल या बैटरियों में क्या होता है, कैसे ये कार्य करती हैं, ये समझेंगे। तो दोस्तों, जो सेल या बैटरी होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब ये रासायनिक ऊर्जा क्या होती है? तो दोस्तों, हमने अक्सर हमारे घर में देखा है कि जब कोई सेल खराब हो जाता है तो हम उस सेल को तोड़ देते हैं और उस सेल में हम देखते हैं कि कुछ काला काला सा पदार्थ भरा होता है। अब ये काला काला पदार्थ क्या होता है? काला काला पदार्थ दोस्तों ये रासायनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? रासायनिक पदार्थ। अब ये रासायनिक पदार्थ इस सेल में भरा हुआ है तो ये रासायनिक पदार्थ क्या उत्पन्न करेगा? रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? रासायनिक ऊर्जा। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब रासायनिक पदार्थ ऊर्जा उत्पन्न करता है तो उसे हम बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। अब रासायनिक पदार्थ में क्या जाएगा दोस्तों? जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, NH4Cl हो गया, मतलब केमिस्ट्री का कोई भी विद्युत अपघट्य या फिर कोई भी यौगिक अगर होगा तो वो रासायनिक पदार्थ होगा, और वो पदार्थ ऊर्जा उत्पन्न करता है तो उसे हम कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, सेल वह प्रक्रिया है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जब दो या दो से, अब ये तो ही हो गया सेल दोस्तों। अब हम इस बैटरी को समझते हैं कि बैटरी क्या होती है। तो क्या होता है दोस्तों, जब हम बहुत सारे सेलों को, ये मतलब दो या दो से अधिक सेलों को आपस में जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में जैसे मान लेते हैं, एक सेल हमने ये जोड़ दिया, दूसरा सेल ये जोड़ दिया, फिर तीसरा सेल ये जोड़ दिया, चौथा सेल ये जोड़ दिया। इस प्रकार से अगर हम क्रम से जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है श्रेणी क्रम। अब ये श्रेणी क्रम में हम ये जोड़ देते हैं और इस प्रक्रिया द्वारा हम धारा प्राप्त करते हैं, तो ये कहलाती है हमारी बैटरी। आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, हमारे घर में हमने सेल देखा ही है, जैसे हमारे घड़ी का सेल होता है या फिर रेडियो होता है, उसमें भी सेल होता है। ये सेल है। अगर हम इन सेलों को आपस में क्रम में जोड़ दें, श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तो एक जो बनेगा, जो पदार्थ जो बनेगा वह होगा बैटरी। और बैटरी में आपको ध्यान रखना है एक से अधिक सेल होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों, श्रेणी क्रम में जोड़कर धारा प्राप्त की जाती है तो वह बैटरी कहलाती है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों, ये जो बैटरी होती है उस बैटरी की कुछ विशेषताएं होती हैं, सेल की कुछ विशेषताएं होती हैं। अब सेल की पहली विशेषता है ये भार में कम, मतलब भार में कम होनी चाहिए। अब दोस्तों, ये सही बात है, अगर ये भार में ज़्यादा होंगी तो हम इनको ले जाएंगे, इधर उधर ले जाएंगे तो उसमें भी हमें प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भार में कैसी होनी चाहिए? कम होना चाहिए। अब आकृति में छोटी होना चाहिए, बिल्कुल सही है, आकृति में छोटी होना चाहिए। अगर ये बड़ी बड़ी आकृति होंगी तो इनका मतलब ही क्या रहेगा? अब बड़ी बड़ी आकृति होंगी तो हम कहीं इधर उधर ले जाने में भी हमें प्रॉब्लम होगी, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो इनकी आकृति कैसी होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, एवं लाने ले जाने में सुविधाजनक होना चाहिए। और इनको ऐसा होना चाहिए, कहीं हम ले जा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं तो आराम से ले जाएं और आराम से आ जाएं। ऐसा नहीं हो कि उनको ले जाने लाने में प्रॉब्लम हो, तो ऐसा होना चाहिए। तो इसकी पहली विशेषता या गुण क्या हो गया? यह भार में कम, आकृति में छोटी एवं लाने ले जाने में सुविधाजनक होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा इसका दूसरा पॉइंट है, इनमें लंबे समय तक स्थिर वोल्टेज की विद्युत धारा प्राप्त होनी चाहिए। तो ये भी सही है। अब लंबे समय तक, जैसे मान के चलते हैं दोस्तों, हमारे मोबाइल की बैटरी मान लेते हैं। अगर हमारे मोबाइल की बैटरी को हमने 1 घंटे चार्ज किया और ये बैटरी हमारी केवल 10 मिनट चली, हमारा जो मोबाइल है वो केवल 10 मिनट चला, तो ये हमारे लिए क्या सुविधाजनक होगा? क्या हमारे लिए सही होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम तो ये कहेंगे इसका मतलब क्या है, 1 घंटे चार्ज लगाओ 10 मिनट चलाओ, इसका कोई मतलब नहीं है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बैटरियों में। बैटरियों में कैसा होना चाहिए कि ये अधिक से अधिक तक देर तक चले। और दोस्तों,
इसमें स्थिर वोल्टेज ही प्राप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले तो अच्छा बढ़िया तेज चल रहा है, तेज जल रही है रोशनी, तेज बैटरी जल रही है और बाद में क्या हुआ कि स्लो जलने लगी। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा भी होगा तो ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं होगा। तो क्या होगा, इनमें लंबे समय तक स्थिर वोल्टेज की विद्युत धारा प्राप्त होनी चाहिए, मतलब तेज ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कम हो ज़्यादा हो, कम हो ज़्यादा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम हमारा थर्ड पॉइंट देखते हैं। यह पुनः आवेशित किए जाने योग्य होना चाहिए। मतलब दोस्तों ऐसी होनी चाहिए जिनको हम, जैसे मान के चलो कोई बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो उसको पुनः चार्ज कर सकें, फिर से चार्ज करें। पुनः आवेशित का मतलब ये है उसको फिर से चार्ज करना। तो दोस्तों हाँ, बैटरियों में ऐसा होना चाहिए जिनको हम फिर से चार्ज कर सकें, ऐसे गुण होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो भी फिर हमारे लिए यूज़फुल नहीं होगा, क्योंकि हम एक बार लेके आएंगे और उसका यूज़ करके फेंक देंगे तो उसका मतलब क्या रह जाएगा। बार बार लेके आएंगे, बार बार पैसे खर्च करेंगे, तो ये गलत है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी पुनः आवेशित किए जाने योग्य होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है किफ़ायती कीमत, कम कीमत होना चाहिए। हाँ सही है कि जो बैटरी या सेल होते हैं इनकी कीमत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक कम कीमत में होने चाहिए। तभी तो हम आसानी से कोई भी व्यक्ति इनको ले सकता है और रोशनी के मतलब लाइट जलाने के लिए इनका यूज़ कर सकता है। तो ऐसा रखना चाहिए, इनकी किफ़ायती कीमत होना चाहिए, कम कीमत होना चाहिए। ज़्यादा कीमत होगी तो फिर बड़े लोग ही खरीद पाएंगे, है ना, तो फिर गरीब लोग नहीं खरीद पाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इनमें कम कीमत होना चाहिए। तो वैसा भी दोस्तों हमने देखा है कि जो सेल है वो 5 रुपये का हमारे लिए मिल जाता है, और हमारे अगर कोई बैटरी लेता है तो वो भी 5-5 रुपये में बहुत सारी बैटरी अवेलेबल हैं, 10 रुपये में है, 15 रुपये में। तो मतलब इनकी ज़्यादा कीमत नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो सेल या बैटरी होती है इसमें ये गुण होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेल या बैटरी के प्रकार। तो दोस्तों ये जो सेल है उस सेल को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो हमारा है प्राथमिक सेल। एक मिनट दोस्तों, पहला है हमारा प्राथमिक सेल, दूसरा हमारा द्वितीयक सेल है और तीसरा हमारा ईंधन सेल है। तो ईंधन सेल को तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है क्या होता है। इस वीडियो में भी मैं थोड़ा सा उसको बता दूंगा। तो यहाँ पर सिर्फ बता दूंगा इसकी डेफिनेशन क्या होती है, बाकी मैंने इसकी संरचना, कार्यविधि, कैसे कार्य करते हैं, ये सब बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले प्राथमिक सेल। तो यहीं पर अगर दोस्तों प्राथमिक सेल की बात करें तो प्राथमिक सेल ऐसे सेल होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। क्या बोला दोस्तों मैंने, जो प्राथमिक सेल होते हैं वो ऐसे सेल होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। अब आगे बात कह रहा है इन सेलों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। अब इस अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या है उसको समझो। अनुत्क्रमणीय का मतलब दोस्तों एक दिशा में। क्या बोला दोस्तों मैंने, एक दिशा में। मतलब ये है कि ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ही परिवर्तित करेंगे, केवल रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करेंगे, विद्युत ऊर्जा में। और दोस्तों अगर इनकी पूरी रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी तो ये सेल हो जाएंगे फिर खराब, फिर से इनका उपयोग हम नहीं कर सकते। तो इन शहरों, सॉरी दोस्तों यहाँ सेलों है, सेलों, इन सेलों को एक बार उपयोग करने के बाद दूसरी बार उपयोग नहीं किया जा सकता। तो सही बात है दोस्तों, क्योंकि ये तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया रखते हैं, मतलब रासायनिक ऊर्जा को केवल किस में परिवर्तित करते हैं, विद्युत ऊर्जा में। तो क्या होगा, जब रासायनिक ऊर्जा इनकी पूरी खत्म हो जाएगी तो विद्युत ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, फिर खत्म हो जाएगी। तो इनको हम फिर से चार्ज नहीं कर पाते। मतलब सीधी सी बात ये है दोस्तों, इन सेलों को हम फिर से चार्ज नहीं कर पाते। अब चार्ज नहीं कर पाते तो डिस्चार्ज रहेंगे। अब डिस्चार्ज रहेंगे तो डिस्चार्ज का उपयोग थोड़ी ना हम करेंगे। तो हम इनको एक बार उपयोग करने के बाद दूसरी बार हम उपयोग इनका नहीं कर सकते। आपको ये याद रखना है। अब इसके उदाहरण जैसे शुष्क सेल। अब शुष्क सेल क्या होता है, तो दोस्तों हमने देखा है हमारे घर में जो घड़ी होती है वॉच, उसमें जो सेल यूज़ होता है उस सेल को हम शुष्क सेल करते हैं।
और दोस्तों जो रेडियो होता है, उस रेडियो में जो सेल यूज़ होता है उसे भी हम शुष्क सेल कहते हैं, या फिर मरकरी सेल का यूज़ करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल हैं। प्राथमिक सेल को हम क्या कहेंगे दोस्तों? ऐसा सेल जिसको हम एक बार उपयोग करने के बाद दूसरी बार हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं प्राथमिक सेल। इसके बाद दोस्तों हम द्वितीयक सेल पे आ जाते हैं। अब द्वितीयक सेल, तो द्वितीयक सेल दोस्तों ऐसे सेल होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। मतलब रासायनिक ऊर्जा जो होगी उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे, और फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। मतलब दोस्तों इसका ये है कि कोई सेल, जैसे हमारे मोबाइल का ही सेल, हमने देखा है हम मोबाइल को चलाते हैं तो उस जो बैटरी होती है, उस बैटरी में जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है ना। इसके बाद दोस्तों जब हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, तो मतलब हमारे जो मोबाइल की बैटरी है वो डिस्चार्ज हो गई। अब डिस्चार्ज हो जाएगी तो क्या करेंगे दोस्तों? हम उसको चार्ज लगाएंगे। अब हम चार्ज लगाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? उसमें विद्युत ऊर्जा आएगी ना, तो वो विद्युत ऊर्जा फिर किस में परिवर्तित होगी? रासायनिक ऊर्जा में। अब रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी, अब जैसे ही पूरी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी तो हम कहेंगे हमारी बैटरी चार्ज हो गई। अब बैटरी हमारी चार्ज हो जाएगी तो फिर से हम क्या करेंगे? जो रासायनिक ऊर्जा है उसको हम किस में परिवर्तित करेंगे? विद्युत ऊर्जा में। तो ध्यान रखना है दोस्तों, क्या करना है अपन को? कैसा सेल होता है? जो ऐसा सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। मतलब जब हम मोबाइल को चलाएंगे तो ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा आगे, और फिर क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। मतलब जब हम इसको चार्ज लगाएंगे तो ये विद्युत ऊर्जा किस में परिवर्तित होगी? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी। तो ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे? द्वितीयक सेल। इन सेलों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। अब कैसी होती हैं? उत्क्रमणीय। मतलब ये दोनों दिशाओं में चल रही ना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में भी परिवर्तित कर रहा है, फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भी परिवर्तित कर रहा है, तो ये क्या हो गई? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसलिए इन सेलों को फिर से उपयोग हम कर सकते हैं, इन सेलों को हम फिर से उपयोग कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब इसके उदाहरण की बात करें तो सीसा संचायक सेल हो गया। अब निकेल कैडमियम, ये निकेल है दोस्तों, निकेल, इसको निकेल करना है, निकेल, एक मिनट दोस्तों, निकेल सेल। तो ध्यान रखना है आपको, इन सेलों को उपयोग हम फिर से कर सकते हैं। अब इन सेलों के उदाहरण की बात करें तो सीसा संचायक सेल, निकेल कैडमियम सेल। जैसे हमारे घर में जो बैटरी होती है, जैसे मोबाइल की बैटरी है, तो हमारे जो मोबाइल की बैटरी है वो सीसा संचायक सेल में आती है। किस में आती है? सीसा संचायक सेल में। या फिर जो ट्रैक्टर होता है बड़े बड़े, या फिर ट्रक होती हैं, जो बसेस वगैरह होती हैं, इनमें जो बैटरियाँ रखी होती हैं वो सीसा संचायक सेल ही कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है। तो ये दोस्तों हमने द्वितीयक सेल पढ़ा है। इसके बाद हम पढ़ते हैं दोस्तों ईंधन सेल। अब ईंधन सेल की बात करें तो ये तो हम समझा चुके हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं। अब ईंधन सेल का तो हमें नाम ही समझ में आ रहा, ईंधन। क्या बात दोस्तों? ईंधन। अब ऐसी सेल जिसमें ईंधन को जलाया जाता है। किसको जलाया जाता है? ईंधन को जलाया जाता है, और ईंधन को जलाकर रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ईंधन सेल कहलाते हैं। अब बात यह है कि इसमें ईंधन को कौन सी ईंधन जलाते हैं? तो दोस्तों इसमें H2, CH4, CO, इन ईंधनों को जलाते हैं। इन ईंधनों को हम जलाकर क्या करते हैं? इन ईंधनों को हम जलाएंगे तो कौन सी ऊर्जा प्राप्त होगी? रासायनिक ऊर्जा। क्यों? क्योंकि ये रासायनिक पदार्थ है ना। अब रासायनिक पदार्थ है तो रासायनिक ऊर्जा ही प्राप्त होगी, है ना। आदि को जलाकर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ईंधन सेल कहलाती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ईंधन सेल में H2, CH4, CO आदि ईंधनों को जलाकर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ईंधन सेल कहलाते हैं। आगे बात करें तो इन सेलों की दक्षता 74% होती है। अब मतलब ये 74 का मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों ये है कि इनमें यदि हम 100%, जैसे मान लेते हैं हम 100% हाइड्रोजन डालेंगे, तो यहाँ से केवल हमें 74% विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। बाकी का जो 26% बचा है वो खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, इतना मटेरियल वेस्ट हो जाएगा। ये इसका मतलब है। तो ध्यान रखना 74 इनकी क्या होती है?
दक्षता होती है। इन सेलों के एग्जाम्पल की बात करें तो H2O2 सेल मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, प्रोपेन ऑक्सीजन सेल, इसके बाद दोस्तों मैथेन ऑक्सीजन सेल भी होता है इसका एग्जाम्पल। ये सेल तो आपने देखे नहीं होंगे दोस्तों। इन सेलों को आपको देखना है तो आपको बीएससी और एमएससी करना पड़ेगी और बीएससी एमएससी में करेंगे दोस्तों। एक बार कोशिश करूँगा, यदि मैं ला सकूँगा तो इसको मैं बताऊँगा आपको, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।